राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाने वाले अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने एक पॉलिटिकल स्टेट का वर्णन किया और कहा कि एक व्यक्ति बाई बर्थ पॉलिटिकल होता है। इसके बाद कैरोल हैनिश ने कहा कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी इस दुनिया में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं, सब कुछ राजनीतिक है। और अगर कोई कहता है कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे पता ही नहीं है कि वो बाई बर्थ पॉलिटिकल है। लेकिन आज बात पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे की, आज बात जियो पॉलिटिक्स की यानी भू राजनीति की। आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको विश्व की राजनीति समझने का एक नया तरीका जरूर मिलेगा। यह है इतिहास के सहारे राजनीति को समझना। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को एक दिन दोहराता जरूर है। क्या एक नया जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एक नया इतिहास लिखने का प्रयास हो रहा है जहां इंडिया, चाइना, रशिया क्या एक साथ चल सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म यानी लोकतंत्र और अधिनायकवाद साथ साथ चल सकते हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं जो इस नए जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, जहां यूएसए दुनिया के देशों को, स्पेशली एलाइड पावर्स जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हुआ करते थे, उनको गोला बारूद यानी हथियार सप्लाई कर रहा था। और इस पहले विश्व युद्ध के बाद जहां पूरे यूरोप की इकोनॉमी सफर कर रही थी, वहीं दूसरी ओर यूएसए एक इकोनॉमिक पावर बनकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और व्यवस्था खड़ी हो रही थी। हाथों में लाल झंडा और विचारों में क्रांति लिए हुए रेड आर्मी मोनार्की यानी राजतंत्र और पूरे वेस्ट को चुनौती दे रही थी। रिपब्लिकन सोशलिज्म यानी गणतांत्रिक समाजवाद का सपना लिए हुए व्लादिमीर इलिच लेनिन 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ, सोवियत यूनियन की स्थापना करते हैं। और देखते ही देखते ये संगठन 15 बड़े देशों का संघ बन गया, जिसमें एक देश यूक्रेन भी था जो यूएसए की और पूरे यूरोप की इकोनॉमिक लिबरलिज्म या डेमोक्रेटिक लिबरलिस्टिक फिलॉसफी का विरोध कर रहे थे। और एक ऐसा विरोध जिसमें एक ऐसी कम्युनिस्ट व्यवस्था यानी एक ऐसी साम्यवादी व्यवस्था जो समाजवाद, किसान और मजदूरों के हितों की बात कर रही थी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलस यानी वर्साय की संधि 1919 पर पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसमें जर्मनी को सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल बताया गया। और ये एक तरीके से जर्मनी का अपमान था। और इस अपमान का बदला लेने ऑस्ट्रिया से एक व्यक्ति पहले जर्मनी का चांसलर बना, उसके बाद जर्मन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर और लाखों यहूदियों के नरसंहार का कारक एडोल्फ हिटलर बन गया। और 1945 में सोवियत आर्मी जर्मनी के बर्लिन पहुंचती। हिटलर अपने बंकर में सुसाइड कर लेता है और जर्मनी आत्मसमर्पण। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, जापान, इटली जैसे देशों को हराकर एलाइड पावर्स अपने आप को एक शक्तिशाली संगठन समझ रहे थे। लेकिन इसके बाद यूएसए ने यह कहना शुरू किया कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जीत डेमोक्रेसी की जीत है, लिबरलिज्म की जीत है। और यहीं पर यूएसएसआर अपने आप को अलग कर लेता है और कहता है ये सबका कोलैबोरेशन था, क्योंकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट नेशन था। और यहीं से दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी हुई नजर आती है, यानी जो पहले 2 विश्व युद्धों में दुनिया 2 भागों में बटी, एक बार फिर दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटकर तैयार हो गई। यानी एक तरफ कम्युनिज्म यानी साम्यवाद को सपोर्ट करने वाले यूएसएसआर की तरफ खड़े थे और कैपिटलिज्म यानी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म को सपोर्ट करने वाले यूएसए की तरफ खड़े थे। ऐसे ही एक आइडियोलॉजिकल वॉर शुरू हुआ जो लगभग 4.5 दशक तक चलता रहा, जिसे कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध कहा गया। ये कोल्ड वॉर एक तरीके का इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष वॉर था, जिसमें देश बैटलफील्ड में लड़ने के बजाय आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ती है। वॉल्टर लिपमैन ने इस कोल्ड वॉर शब्द का जिक्र जब अपनी किताब कोल्ड वॉर आई स्टडी इन यूएस फॉरेन पॉलिसी में किया, तो ये कोल्ड वॉर शब्द यूएस में बच्चे बच्चे की जबान पर था। इसके बाद मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स तक इसकी चर्चा होने लगी। ये आइडियोलॉजिकल वॉर इतना खतरनाक हो सकता है, एक रियल वॉर बन सकता है। दुनिया ने देखा 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए 1959 में यूएस ने टर्की के साथ एक बाइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। और इस एग्रीमेंट के तहत जुपिटर सीरीज की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यूएस टर्की को देने वाला था, जो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए मददगार साबित होती। और ये यूएसएसआर को प्रोवोक करने के लिए काफी था। और इसके बाद यूएसएसआर के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के कम्युनिस्ट लीडर प्रीमियर फिडेल कैस्ट्रो के बीच एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद क्यूबा को यूएसएसआर न्यूक्लियर मिसाइल से लैश करने वाला था। इसके बाद अमेरिका का U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट ने कुछ पिक्चर्स भेजी और इन पिक्चर्स में साफ दिख रहा था कि सोवियत आर्मी बहुत बड़े लेवल पर क्यूबा में कंस्ट्रक्शन कर रही थी। क्यूबा की अगर बात करें तो अटलांटिक ओशन के इस वाले पार्ट में आता है जो यूएस के फ्लोरिडा कोस्ट से लगभग 90 माइल्स की दूरी पर है। और ये बात जब यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता चली तो उन्होंने यूएस नेवल चीफ G. W. एंडरसन जूनियर को क्यूबा को क्वारंटाइन करने के लिए यूएस नेवल फोर्सेस को रवाना कर दिया।
इसके जवाब में यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने पहले यूएस की तरफ क्यूबा से मिसाइल पॉइंट करने के लिए कहा। सोवियत नेवी को आदेश दिया कि फॉक्सट्रॉट क्लॉस की न्यूक्लियर सबमरीन को अटलांटिक ओशन की तरफ रवाना कर दिया जाए। और अब सोवियत नेवी अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ रही थी, यानी दुनिया एक बड़े न्यूक्लियर हमले की दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन इसके बाद जॉन एफ कैनेडी एक पब्लिक लेटर भेजते हैं जो निकिता क्रुश्चेव को मिलता है, और इसके बाद आपसी सहमति के बाद दोनों देश पीछे हटते हैं और दुनिया एक बड़ी न्यूक्लियर हमले से बचती है। और ऐसा ही इवेंट 1979 में भी देखने को मिला जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA मुजाहिदीन को खड़ा करती है जो सोवियत बैक्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट से लड़ाई शुरू कर देती है। आर्थिक रूप से कमजोर होना, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी और सोशल चेंज ये कुछ प्रमुख कारण बने जो यूएसएसआर के कोलैप्स में मददगार साबित हुए। और ईयर 1990 में 3 देश यानी 3 बाल्टिक स्टेट्स लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया यूएसएसआर से अलग हो गए। और इसके बाद फाइनली 1992 में यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है और इसका जिम्मेदार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने यूएसएसआर के रिफॉर्म में बहुत तेजी से कदम बढ़ाए थे। इस पर फ्रांस के पॉलिटिकल फिलोसोफर अलेक्सिस डे टोकावेले ने कहा था कि नेशंस फॉल व्हेन दे रिफॉर्म, और फाइनली यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई ये फ्रांसिस फ्यूकुयामा की किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन से ली गई है। और आखिरी में वो कहते हैं कि द बुक इज एंडिंग एंड द हिस्ट्री इज टाइम। आखिर 1992 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद ऐसा क्या हो गया कि फ्रांसिस फ्यूकुयामा ने लिख दिया कि इतिहास मर चुका है।